हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने कुछ नए आर्टिकल के साथ। आइए जानते हैं कौन से आर्टिकल में कौन सी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 86 से। आर्टिकल 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधन एवं संदेश भेजने का अधिकार। जब आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को, ठीक, यानी संसद भवन में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इन दोनों सदनों को वो जब चाहे तब संबोधित कर सकते हैं, ऐसा उनके पास अधिकार है। और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार है। संदेश भेजने का मतलब जब भी कोई सत्र स्टार्ट होने वाला होता है तो राष्ट्रपति उन्हें संदेश भेजते हैं, जिसे आहूत कहा जाता है, और सभी सदस्यों को बुलाते हैं कि आप लोग इकट्ठे होइए, हम लोगों का सत्र प्रारंभ होने वाला है। या जब कभी उन्हें संबोधन करना होता है, उन लोगों को कुछ खास बातें बतानी होती है, स्पीच देना होता है, तब भी वो आमतौर पर उन्हें बुला सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 86 के बारे में। अगला है आर्टिकल 87। कहा गया राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन क्या होता है कि जब लोकसभा के सभी लोग रिटायर्ड होते हैं, अर्थात 5 वर्ष जब उनका पूर्ण हो जाता है, तो नई लोकसभा का गठन होता है। और नई लोकसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी जो पहला भाषण देते हैं, उसको कहा जाता है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। ठीक, तो राष्ट्रपति विशेष रूप से पहली लोकसभा को जब संबोधित करते हैं तो उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 87 में, कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, नई लोकसभा को संबोधित करते हैं। 88वां अनुच्छेद कहा गया है संसद के सदनों में मंत्रियों एवं महान्यायवादी का अधिकार। कि सदन के अंदर जो मंत्री हैं उनकी पावर क्या होती है, और जो महान्यायवादी होता है उसकी पावर क्या होती है। तो महान्यायवादी और जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके बारे में पहले ही हमने वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए और उसे डिटेल में देखिए। और यहाँ पर शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि जो संसद है, जो सदन है, संसद के सदनों के मंत्री, अब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो अपने अपने सदन में जब बैठे हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रस्ताव पारित हुआ है तो उस प्रस्ताव के लिए अपना वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं कि हाँ, हम इनके समर्थन में हैं, हमारा बहुमत इनके पक्ष में है या नहीं है। यानी वोटिंग करने का अधिकार जो होता है दोनों सदन के सदस्यों के पास होता है। परंतु जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में बैठ सकता है। महान्यायवादी दोनों सदनों में से किसी सदन में बैठ सकता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ना तो उसे लोकसभा का सदस्य माना जाता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य। वह एक भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। इस दर्जे से वो क्या करता है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी बैठने का उसे अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मगर वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 88 के बारे में। अब आते हैं आर्टिकल 89 यानी 89 पर। तो कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। उपसभापति, सभापति क्या होते हैं, दोनों सदनों में एक एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सभी व्यक्तियों की बातों को सुनता है। यदि लोकसभा में उस व्यक्ति की बात की जाए तो उसे कहा जाता है अध्यक्ष, और राज्यसभा में वैसे व्यक्ति को कहा जाता है सभापति। ठीक, लोकसभा में रहेगा तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष कहेंगे, जो सभी मेंबर्स की बातों को सुनता है। ठीक, यानी उनको मैनेज करके रखता है कि अब आप प्रश्न पूछिए, आप पूछिए, ऐसे करके वो मैनेजमेंट का काम होता है कि उनकी व्यवस्था को बनाए रखेगा। प्रश्न उत्तर का जो कार्य है उसे, उसकी निरंतरता को बनाना, यानी उस सदन को संतुलित रखना, उसमें अपवाद वगैरह, झगड़े वगैरह ना हो, इस चीज़ों की देखभाल करने का अधिकार इन लोगों के पास होता है। तो यदि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में जो ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों की, जो सभी मंत्रियों की बात वगैरह को सुनता है, उसको कहा जाता है सभापति। और यही चीज़ यदि लोकसभा में हो तो उसको कहा जाता है अध्यक्ष। तो अब कहा गया है कि राज्यसभा में सभापति जी होते हैं। अब सभापति कौन बनता है,
तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति जी यदि अपने पद पर न हो, कहीं विदेशी दौरे पर चले गए या उन्हें मेडिकल इशू हो गया, यानी वो बीमार वगैरह चल रहे हैं, तो उनके पद पर कोई ना कोई काम करने के लिए रहना चाहिए। तो उसके लिए बनते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जी केवल तभी काम करेंगे जब राष्ट्रपति जी देश में उपस्थित ना हो, उनका स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में, नहीं तो बाकी समय तो खाली रहेंगे। इसीलिए जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति जी को ही लोक राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है, ठीक। तो सभापति कौन होता है? सभापति किसी भी सदन का व्यक्ति हो सकता है, वो लोकसभा का भी हो सकता है या राज्यसभा का भी। कहीं से उठे यदि वो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव जीत गया, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव जीतेगा वही बनेगा सभापति, ठीक। और सभापति को हटाने का जो अधिकार होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है राज्यसभा से। कभी भी उसे लोकसभा के सदस्य नहीं हटा सकते, ठीक। जब भी स्टार्ट होगा, वैसे तो ये उपराष्ट्रपति जी हैं इसलिए इन पर महाभियोग लगेगा। उसके बाद कहा गया है कि उपसभापति। अब उपसभापति क्या होता है? उपसभापति का मतलब कि यदि सभापति जी उपस्थित ना हो तो उनकी जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके कार्यों की देखरेख कर सके ज़रूरत पड़ने पर। तो इसलिए एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है उपसभापति। यह व्यक्ति उसी सदन का होता है, यानी राज्यसभा का ही कोई मेंबर होगा। और इसके निर्वाचन के लिए क्या किया जाता है कि सभी लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, यानी एक से अधिक व्यक्ति उठेंगे मगर लोग जिसे बहुमत दे देंगे वही व्यक्ति क्या बन जाएगा? वह व्यक्ति बन जाएगा उपसभापति। और जो उपसभापति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सभापति जी को सौंपता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई सभापति और उपसभापति के बारे में। और नीचे दिया गया है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में कहा गया है राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति त्याग पत्र एवं पद से हटाए जाना, ठीक। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, उपसभापति पद की रिक्ति, ये रिक्ति का मतलब यदि वो व्यक्ति कहीं चला जाए या उसे कुछ हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, जो सदस्य है राज्यसभा के सदस्य वो फिर से मिल करके किसी एक व्यक्ति को चुन देंगे और कह देंगे कि यही व्यक्ति अब उपसभापति के पद पर रहेगा। दूसरा वर्ड है त्याग पत्र, कि जो उपसभापति जी हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपसभापति किसी भी समय अपना त्याग पत्र सभापति जी को दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक। यानी कि यदि उसे लग रहा है कि ये पद झूठ में हमारे पास है, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है, हम अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपने पद पर ही रहकर काम करना चाहिए, दो पद एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा? रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा और सौंप देगा, किसे ले जा करके? चेयरमैन साहब को दे देगा, सभापति जी को दे देगा और उसका त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर कहा जाता है पद से हटाया जाना। पद से हटाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसी सदन के जैसे लोगों ने उसे चयनित किया था, उसी सदन के यदि लोगों का बहुमत प्राप्त हो जाए कि यह व्यक्ति उपसभापति पद के योग्य नहीं है, तो उसे सरलतापूर्वक हटाया भी जा सकता है। अब आपने देख लिया आर्टिकल 86, 87, 88, 89 और 90। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कौन सी चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। अब आगे देखा जाए आर्टिकल 91। तो आर्टिकल 91 में कहा गया है सभापति के समान शक्तियां उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा चयनित किसी व्यक्ति को दे देना। अब कहा गया है कि जो अध्यक्ष होते हैं और साथ ही साथ जो चेयरमैन यानी सभापति होते हैं, इन दोनों लोगों का लोकसभा में, यानी लोकसभा और राज्यसभा कहा जाए तो सदन में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये लोकसभा है, देखिए ये लोकसभा हो गई और ये राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं, अब यहाँ पर मेंबर बैठे हुए हैं, अब इन लोगों के बीच जो बात विवाद होगा, जो बातें होंगी, एक दूसरे से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, कोई बजट पास हुआ, कोई बजट है, कोई नियम कानून है, तो उस पर लेकर वाद विवाद चलता रहता है। वाद विवाद का मतलब कोई नियम बना तो दूसरा पक्ष बताएगा कि इस नियम में क्या क्या त्रुटियां हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।
तो दूसरा पक्ष उनको उस टॉपिक को समझाएगा कि देखिए ये नीतियाँ क्यों लाई जा रही हैं, ये रूल्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इससे क्या प्रॉफिट्स वगैरह होंगे। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो ये वाद विवाद यानी सरकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें उत्तर देना पड़ता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर ये ऐसा ना हो तो जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है वो सही रूप से चल नहीं पाएगी। यदि किसी एक पक्ष को ही सारी शक्तियाँ दे दी जाएँ, अर्थात उसका कोई विरोध करने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो दूसरा पक्ष जो है मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है। इसीलिए संसदीय कार्यवाही होना बहुत ज़रूरी है। और संसदीय कार्यवाही तभी चल सकती है जब लोकसभा में स्पीकर उपस्थित हों और राज्यसभा में चेयरमैन उपस्थित हों। यदि इन दोनों की उपस्थिति नहीं है तो पूरी संसदीय कार्यवाही ही नहीं चल पाएगी, प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया ही नहीं चल पाएगी। इसी उद्देश्य से कि कभी भी सभापति का पद खाली न हो, आर्टिकल 91 बनाया गया है। उसमें कहा गया है कि सभापति के समान शक्तियाँ या उपसभापति यानी जो राष्ट्रपति जी हैं, अगर जब कभी भी सभापति उपस्थित नहीं है तो बिल्कुल सभापति के समान शक्तियां उठाकर किसे दे देगा, उपसभापति को। ठीक। और बाई चांस यदि उपसभापति उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा चयनित किसी एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, ये सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। कौन से अधिकार, सभापति के अधिकार। यानी सभापति की जो जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को दे दी जाएगी और बैठा दिया जाएगा उसे सभापति के पद पर। राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्ति का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई काम डायरेक्ट नहीं करते। राष्ट्रपति जो कुछ भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक। तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा कि वो सजेस्ट करेगा कि देखिए इस सभा में लोगों ने यानी राज्यसभा के लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति सही है, तो आप एक काम कीजिए कि इस व्यक्ति को कुछ समय के लिए बैठा दिए। तो वो क्या करेंगे, बैठा देंगे। राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ व्यक्ति कब बैठता है, जब सभापति और उपसभापति दोनों उपस्थित न हो। यानी सभापति और उपसभापति मान लेते हैं सेम टाइम पर उन्हें कोई मेडिकल इशू हो गया यानी बीमार वगैरह पड़ गए, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा चयनित कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए, जब तक ये दोनों लोग नहीं आ जाते, दोनों में से कोई नहीं आ जाता, तब तक उस व्यक्ति को सभापति के समान शक्तियां दे देंगे और वो व्यक्ति सभापति का नेतृत्व करेगा। ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल 91। उसके बाद आता है आर्टिकल 92। इसमें कहा गया है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सभापति एवं उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे। कहने का मतलब है जब कभी भी सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने की बात चल रही हो कि ये लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, इन्हें इनके पद से टर्मिनेट करना है, इनको इनके पद से हटाना है, तो जब ये बात चल रही होगी उस दौरान इनमें से यदि सभापति को पद से हटाने की बात चल रही है तो उस दौरान सभापति अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनका काम कोई और देखेगा। कौन देखेगा, सभापति। यदि सभापति को उनके पद से हटाने की बात की जा रही है तो सभापति का काम कोई और व्यक्ति देखेगा। तो वही कहा गया है कि जब इन दोनों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, प्रोसेस चल रहा हो, जो प्रस्ताव हो वो विचाराधीन हो, अर्थात जो प्रपोजल है वो अभी प्रोसेसिंग में है, तब सभापति और उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे, अर्थात अपने पद पर बैठकर कार्य नहीं करेंगे। अब आगे चर्चा की गई है आर्टिकल 93। इसमें कहा गया है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा। ठीक, कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदैव लोकसभा का ही मेंबर होता है। लोकसभा सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसे अध्यक्ष घोषित किया जाता है। और सभापति में क्या था, सभापति बनते हैं कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी बनते हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति किसी भी सदन से खड़ा हो सकता है। ठीक, यानी या तो वो लोकसभा से खड़ा हो सकता है या तो राज्यसभा से खड़ा हो सकता है, दोनों में से किसी सदन से वो खड़ा होगा और जीतेगा, जो जीतेगा वही बनेगा उपसभापति।
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अर्थात किसी भी मैटर पर सभापति अपना वोट नहीं दे सकते। कोई प्रस्ताव पारित हुआ तो लोग राज्यसभा के सभी लोग वोट देंगे, जितने मंत्री सभी वोट देंगे, मगर उपसभापति वोट नहीं देंगे। मगर लोकसभा में अध्यक्ष चुनने की बात आए तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है। अब जो व्यक्ति बन रहा है स्पीकर यानी अध्यक्ष बन रहा है, वो वास्तव में क्या है, उसी सदन का सदस्य है। इसीलिए जब कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर वोट देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है, अर्थात अध्यक्ष वोटिंग कर सकता है मगर सभापति वोटिंग नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ चर्चा की गई है उपाध्यक्ष की। तो अध्यक्ष जैसे चुने जाते हैं उसी तरह चुने जाते हैं उपाध्यक्ष, कि उसी लोकसभा सदस्य से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष, कि अध्यक्ष जब तक कार्य कर रहे हैं ठीक है, अगर किसी कारणवश अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष जाएंगे और वो उनका नेतृत्व करेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 93। अब आते हैं आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 94 में कहा गया है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की रिक्ति त्यागपत्र एवं हटाया जाना। तो सबसे पहले त्यागपत्र की बात करें कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ठीक, अब देखिए जो उपसभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति यानी सभापति जी को देगा और अपने पद से मुक्त हो जाएगा। और सभापति को यदि मुक्त होना हो तो ये व्यक्ति सभापति क्यों बना है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है। अब उपराष्ट्रपति को यदि त्यागपत्र देना हो तो वो देगा प्रेसिडेंट को। जैसे ही प्रेसिडेंट को देगा वो उपराष्ट्रपति के पद से हटेगा, जैसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा वो सभापति के पद से अपने आप हट जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए त्यागपत्र, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही सदन के सदस्य हैं, इसलिए अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। यानी लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं और ये व्यक्ति तब क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। और अध्यक्ष जब चाहे तब अपना त्यागपत्र दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। फिर उसके बाद है पद से हटाना। पद से हटाने का मतलब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद से हटाने का सामान्य प्रोसेस है, लोकसभा के सदस्य यदि बहुमत के साथ उपस्थित हैं, यानी वहाँ के अधिकांश लोग इस पक्ष में हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना चाहिए, तो आसानी से हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद है पद की रिक्तिका का मतलब है कि पद का खाली होना। यदि उपराष्ट्रपति अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष संभालेंगे, उपाध्यक्ष का पद खाली है तो अध्यक्ष संभालेंगे। तो आई होप आपको जितने आर्टिकल्स आज पढ़ाए गए आर्टिकल 86 से लेकर के आर्टिकल 94 तक, वो सभी आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जो आर्टिकल न समझ में आया हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।